हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में हम मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये इंटरनेशनल बिजनेस में। और इस वीडियो में हम बेसिकली ये 5 मोड की बात करेंगे। 5। हाँ, और भी ऐसे मोड्स है, उसकी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग जैसे टूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे मोड्स को डिस्कस करेंगे। और आपको एक और चीज बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर नोट्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको एक लिंक, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस को पहले हमने पार्ट में कवर किया था। अगर आप देखो इंटरनेशनल बिजनेस की और वीडियो देखना चाहते हो, तो आपको प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां जाके आप और वीडियो देख सकते हो। तो उस वहां से आपको समझ में आएगा। तो इसमें पहला जो हमने वीडियो बनाई थी, वो थी कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है, कि बाहर बिजनेस करना, है ना, कंट्री के बाहर बिजनेस करना। तो उसका पहला तरीका क्या है बिजनेस करने का? एक्सपोर्ट्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। क्या होता है एक्सपोर्ट्स? बड़ा सिंपल है, देखो। सब फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या करा, इंडिया के बाहर एक जो है बिजनेस करता था फर्नीचर का। ए ने अपना फर्नीचर यूएसए में बेचा, इंडिया के बाहर। तो जब भी कोई माल इंडिया के बाहर बेचते, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट डील विथ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज को आप फिजिकली यानी कि एक्चुअल में मूव करवा रहे हो, ये नहीं कि बस यहाँ पर आप बस आप कह रहे हो कि गुड्स सर्विस पहुंच जाएगा। एक्चुअल में आप मूव करा रहे हो एक कंट्री से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, थ्रू अ कस्टम्स। कस्टम पार्ट आपको पता है ना, कस्टम पोर्ट। अब यहाँ पर पोर्ट लिखा हुआ, ध्यान रखना। होता क्या है कि क्योंकि जब आप हम यहाँ पर जो ज्यादातर एक्सपोर्ट की बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में, वो है जब यहाँ पर इंडिया के पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब होता है जो सी के पास, यहाँ पर सी के पास खुले हुए हैं ऐसी ऐसी जगह जहां से आप माल बाहर बेच सकते हो। ठीक है, एक ऐसी जगह है जहां पर आप इंडिया के बाहर माल बेच सकते हो। लेकिन जैसे कि सपोज करोगे आप यहाँ पर, जो सी के पास बने हुए बहुत सारे शहर है, जैसे मुंबई है। अब मुंबई में बहुत सारे पोर्ट बने हुए हैं। एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां से आप माल वहां से बाहर ले जा सकते हो। और सपोज करो समुद्र के रास्ते यूएसए में जैसे माल बेचना है, तो आप माल बेच सकते हो। लेकिन वहां पर आपको, जब भी आप कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाते हो, तो कस्टम डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है। वहां पर कस्टम ऑफिसर होते हैं जो कि आपको चेक करेंगे आपको पासपोर्ट है कि नहीं है, वीजा है कि नहीं है, किस लिए जा रहे हो, क्या पर्पस है। और बैरियर भी होते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट में तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इंपोर्ट करते हुए टैक्स लगता है। तो कस्टम डिपार्टमेंट के लोग वहां मिलेंगे, तो इसलिए कस्टम पोर्ट बोलते हैं। तो जब आप कस्टम पोर्ट से माल को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हो, फॉलोइंग द रूल्स, जब आप रूल्स को फॉलो करते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बस चला गए आप और कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। हर कंट्री का रूल है, यूएसए का अलग रूल है, हमारे कंट्री का अलग रूल है। तो रूल को फॉलो करते हुए दोनों कंट्री के मतलब जहां से माल जा रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन, और जहां माल जाना है कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, वो एक्सपोर्ट है। क्योंकि आप जब कस्टम ऑफिसर पे जाओगे, तो कस्टम ऑफिसर आपके चेक करेगा कि भाई ये यूएसए के रूल्स के मुताबिक गुड्स और सर्विस है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसा गुड्स सामान ले जा रहे हो जो यूएसए में अलाउड ही नहीं है। और साथ ही साथ मुंबई में चेक करेगा कि भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री को हार्म पहुंचा देगा, कि कंट्री को नुकसान होगा यहाँ से माल ले जाने से। तो बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, वरना तो कोई भी आतंकवादी घुस जाएगा यहाँ पर आगे, है ना। अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे कस्टम ऑफिसर ना हो, कोई रूल ना हो, तो क्या होगा? कुछ भी आप ले जा लोगे सामान किसी भी कंट्री में, तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी सामान नहीं ले जा सकते आप किसी कंट्री के बाद। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, पहले एक्सपोर्ट क्या होता है? माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्योंकि यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं पोर्ट के थ्रू, ज्यादातर समुद्र के रास्ते जाता है। तो इसलिए समुद्र के रास्ते ले जा रहे हो आप, दोनों कंट्री के रूल फॉलो करते हुए, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन।
अब एक्सपोर्ट ना दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक्सपोर्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि आप जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो अपने नाम से कर रहे हो, कि आपने गुड्स और सर्विस अपने नाम से आपने बाहर बेचा माल, एंड बायर डायरेक्टली रमिट्स प्रोसीड्स। मतलब आपने ए ने मान लो 20 बी को सामान बेचा अपने नाम पे, ये नहीं है कि किसी और का माल बेच रहा है। जैसे कि सी को बेचना था माल, लेकिन सी ने कहा ए को कहा कि आप मेरा माल बेच दो, ऐसा नहीं हो रहा है। ए को ही माल बेचना था और ए ही बेच रहा है, और फिर बी ने पैसे भी दी थी उसे, तो वही लिखा है बी रेमिट्स। रेमिट्स का मतलब होता है ट्रांसफर, प्रोसीड्स मतलब पैसे जो दे दिए, इन अ प्रॉपर मैनर एंड थ्रू अ प्रॉपर चैनल। कि प्रॉपर मैनर में जो भी उसने कहा कि भाई बैंक के थ्रू देना है, प्रॉपर चैनल के थ्रू दे दिए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्ट। प्रॉपर चैनल का मतलब क्या है? कि रेमिटेंस इज मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल। कि बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने दी है, ऐसा ना हो कि भाई आप कैश दे रहे हो, कैश थोड़ी आ सकता है, ऑनलाइन ही करोगे या बैंक के थ्रू करोगे। तो बैंकिंग चैनल इन द करेंसी विच इज कोटेड इन द इनवॉइस। क्योंकि जब आप माल भाजते हो तो इनवॉइस देते हो, इनवॉइस में लिखा होगा। सपोज करो कि इंडिया का माल बाहर बेच रहे हो यूएसए के अंदर, तो इंडिया वाला कौन सी करेंसी मांगेगा? इंडिया कहेगा कि भाई देखो मुझे रुपीज में पैसा चाहिए, रुपीज में, तो वो करेंसी में पैसा देगा। या वो कहेगा कि मुझे डॉलर में चाहिए, तो डॉलर में देगा। तो जो इनवॉइस में लिखा होगा उसके साथ तो पैसा मांगेगा। सो प्रॉपर चैनल मीन्स दैट गुड्स आर लीगली एक्सपोर्टेड। प्रॉपर चैनल होता है तो इससे उसका मतलब है कि गुड्स जो है वो लीगली एक्सपोर्ट हुआ है कस्टम पोर्ट से। अगर कोई बैंकिंग चैनल नहीं होगा प्रॉपर, तो क्या होगा? तो हम मान लेंगे कि ये कस्टम पोर्ट से गुड्स सही से ट्रांसफर नहीं हुआ, इसको लीगली नहीं लिया, इलीगल तरीके से गया। अगर लीगल तरीके से गया है इसका मतलब कोई प्रॉपर चैनल है। समझ आ रही बात? तो डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है भैया? इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ऐसा एक्सपोर्ट जैसे कि जो आपने पीछे पढ़ा, जब आप अपने नाम से नहीं बेचते सामान। सो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट सप्लाई गुड्स टू डायरेक्ट एक्सपोर्टर। लिखा हुआ ना कि पहले इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर क्या करते हैं, वो गुड्स को सप्लाई करते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टर को। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर को सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको माल बेचना सही से आता नहीं है। सपोज करो कि ए बंदा है, उसको नहीं आता कि कंट्री के माल बेचते कैसे, कंट्री के बाहर माल। तो ए ने क्या करा, अपना सामान बी को बेच दिया। जैसे कि इसको मान लो कि बेचना था फर्नीचर, अब फर्नीचर उसने क्या करा, बी को बेच दिया, क्योंकि उसको आता नहीं था माल बाहर बेचना। अब बी क्या करेगा, बी माल बेचेगा बाहर, क्योंकि ए के पास लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज नहीं है, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट नहीं है, मैन पावर की कमी है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टर पे डिपेंड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर। ये क्या बोला जाएगा, ए क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर, और ये बी क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट एक्सपोर्टर। जैसे कि फार्मर जो है वो ज्यादातर रेयरली एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मर कभी भी ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हुए दिखेगी नहीं आपको, अपने नाम पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली माल को बेचते हैं एक कंपनी को। ठीक है, जो कि जैसे कि वीट बेचा, अब वीट एक कंपनी को बेचा, आगे कंपनी आगे बेचेगी दूसरी कंट्री में माल। फार्मर डायरेक्टली नहीं बेचता कभी भी दूसरी कंट्री के बाहर माल, वो कहीं एक डायरेक्ट एक्सपोर्टर को बेचता है, और आगे वो आगे माल बाहर बेचते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिसंस है जो काम करते हैं छोटे छोटे, आर्टिसन कैन नॉट डेवलप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। अब वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता बिजनेस डील के साथ, उसको नहीं पता बाहर के कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। आपको बाहर का कस्टमर मिलेगा तभी तो बेचोगे बाहर। तो इसीलिए ये चीज समझनी है। इंडायरेक्ट एक्सपोर्टर समझ में आ गया। इंडायरेक्ट एक्सपोर्टर वो होता है एक्सपोर्ट जो कि आप पहले किसी डायरेक्ट एक्सपोर्ट को बेचते हो, वो आगे बाहर दूसरी कंट्री में माल बेचता है। तो बे ये बन जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है दूसरी कंट्री में जाता तो है, बट इनके नाम पे नहीं जाता। अगर ए ने सामान बेचा बी को, तो बी जो आगे ई को सामान बेचेगा, या बी जो सी को सामान बेचेगा, वो अपने नाम पे बेचेगा। डायरेक्ट एक्सपोर्टर होता है ना बी, बी क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्टर। डायरेक्ट एक्सपोर्टर हमने पीछे पढ़ा कि वो अपने नाम पे सामान बेचता है। यानी कि अगर मान लो अमूल है तो अमूल के नाम पे ही सामान जाएगा ना बाहर, अमूल अपने नाम पे बेचेगा।
इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर जो होते हैं अपने नाम पे सामान इसका बाहर नहीं जाता है बाहर। अब एक्सपोर्ट की दरअसल और भी कैटेगरीज बना सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के साइज से आप देखें एक्सपोर्ट कितने तरीके का होता है, स्मॉल और लार्ज एक्सपोर्टर होते हैं। किसी का बिजनेस बहुत बड़ा है तो लार्ज एक्सपोर्टर कहेंगे, छोटा है तो स्मॉल कहेंगे। समझने वाली कोई बात है इसके अंदर? नहीं है ना। अब जैसे करंट नेशनल ट्रेड पॉलिसी जो है वो बहुत सारे इंसेंटिव देती है, फैसिलिटी देती है, ताकि जो स्मॉल एक्सपोर्टर है उनको बढ़ावा मिले, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे। ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन के साथ क्या होता है, अगर बंदा एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट एक्सपोर्टर बोला जाएगा। मान लो कि मैं खाली वीट ही बेचता हूँ, लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लो वीट और राइस के हिसाब से, तो क्या बोला जाएगा? लाइन, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन एक्सपोर्टर। लीगल स्टेटस के हिसाब से एक्सपोर्टर बोल सकते हो आप। जैसे कि अगर कोई बंदा अकेला है तो बिजनेस कर रहा है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर कोई बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्सपोर्टर बोला जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सपोर्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सपोर्टर। समझ आ गई बात? डिपेंडिंग अपॉन डेस्टिनेशन ऑफ देयर एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशन के हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे तो सिंपल है। अगर प्रोडक्ट एक ही डेस्टिनेशन जा रहा है, एक ही डेस्टिनेशन उसका, तो बोला जाएगा सिंगल डेस्टिनेशन एक्सपोर्टर। जैसे कि अगर मैं इंडिया के बाहर यूएस से ही माल बेच रहा हूं खाली, तो सिंगल डेस्टिनेशन। तो मल्टी डेस्टिनेशन क्या, कि मैं यूएसए के साथ साथ ये प्रोडक्ट जाएगा मैक्सिको में, पास वाली कंट्री मैक्सिको में, ब्राजील में भी जाएगा, तो इसको बोला जाएगा मल्टी डेस्टिनेशन एक्सपोर्टर। क्या बोला जाएगा? मल्टी नेशनल एक्सपोर्ट। डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट बंदा बहुत बार बार करता है तो डायनेमिक एक्सपोर्टर बोला जाएगा उसे। कभी कभार करता है तो ओकेशनल एक्सपोर्टर। समझ आ गई बात? प्रॉपर समझ में आ गई है? बढ़िया। अब अगला देखते हैं, दूसरा एंट्री मोड क्या है। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है बाहर, तो एक और तरीका क्या है, वो है लाइसेंसिंग। लाइसेंस सिंपल है। लाइसेंसिंग क्या होता है? एक एग्रीमेंट कर लेना लाइसेंसर के बीच में और लाइसेंसी। लाइसेंसर कौन होता है? जो बेसिकली लाइसेंस दे रहा है, और लाइसेंसी मतलब जो लाइसेंस दे रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द यूज ऑफ ब्रांड नेम। कि लाइसेंसर क्या करेगा, अपना लाइसेंस देगा ताकि आप मेरा ब्रांड नेम यूज कर सकते हो, मेरी मार्केटिंग, मेरा नो हाउ जो भी मुझे पता है, मेरा कॉपीराइट, मेरा वर्क मेथड, मेरा ट्रेडमार्क। आपको बस क्या करना है, मुझे एक फीस देनी है जिसका नाम है लाइसेंसिंग फी। तो ये लाइसेंसिंग बहुत बेहतरीन तरीका है। इसको दरअसल एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे ये 2020 में लगभग नेस्ले नेस्ले बेसिकली ने एग्री किया था, नेस्ले ने, कि हम आपको 7.5 बिलियन डॉलर दे देंगे। किसको? स्टारबक्स। स्टारबक्स देखो ये कंपनी है, और नेस्ले देखो ये कंपनी का लोगो है ना। तो स्टारबक्स को कहा कि आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमें बस क्या दे दो, आपके हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। आपके जो सिंगल सर्व कॉफी है, तो नेस्ले क्या करेगा, सिंगल सर्व कॉफी बेचेगा स्टारबक्स की, टीज बेचेगा उसकी, क्योंकि स्टारबक्स भी बेसिकली यही काम कर रहा था, बैक्ड बीन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो नेस्ले ने कहा कि हम आपकी टी बेचेंगे, आपकी बैक्ड बीन्स बेचेंगे, बस हमें क्या करना है, हम आपका नाम यूज करने का मुझे राइट दे दो। तो वो क्या है? लाइसेंसिंग। इन्होंने क्या करा, एक लाइसेंस दे दिया। स्टारबक को पैसे मिल गए, 7.5, उसको उसको वो सोच रहे क्या दिक्कत है। लेकिन स्टारबक्स ने अपना राइट दे दिया स्टारबक्स प्रोडक्ट सेल करने का, कि स्टारबक के नाम से ही सेल होगा, वो नेस्ले कंपनीज को सेल करेगी, और ये पूरी नेस्ले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू सेल होगा। तो इस तरीके से ये आपका इंटरनेशनल लाइसेंसिंग होती है। देखो नीचे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी, उन्होंने बहुत सारी लाइसेंसेस दिए बहुत सारी कंट्रीज को, कि वो सिगरेट्स की मैन्युफैक्चर कर सकती है अपने, ये इसी नाम से आप सिगरेट मैन्युफैक्चर करने का आपने लाइसेंस दे दिया। ठीक है। इंडिया में आईटीसी इज द लाइसेंस्ड प्रोड्यूसर ऑफ 555, ये ब्रांड नेम है उसका, सिगरेट का। ठीक है, ये जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको कंपनी का। तो इंडिया में आईटीसी जो है वो लाइसेंस प्रोड्यूसर है। 555 बेसिकली लाइसेंस प्रोड्यूसर है। ये बी
ये बाहर की कंपनी का प्रोडक्ट बनाती है, आईटीसी, समझ गए बात को। तो इसी इसी के नाम पे बिकता है। तो नाम यूज करने के लिए आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, जैसे नेशनल ने दी थी वैसे इनको भी देनी पड़ी। समझिए। अगला है, अगला अगली इसमें कुछ और बातें देखो, एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारा, एग्जाम्पल और भी लिखा हुआ है, जैसे पेप्सिको, पेप्सिको कोला लाइसेंस टू हिनकिन ऑफ द न्यूजीलैंड, हिनकिन कंपनी न्यूजीलैंड की। तो पेप्सिको कोला ने लाइसेंस दे दिया कि आप हमारा नाम यूज कर सकते हो, हमारे नाम का प्रोड्यूस कर सकते हो पेप्सी, और पेप्सी कोला आप सेल कर सकते हो नीदरलैंड में। यानी कि नाम, एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, पेप्सी को प्रोड्यूस करने का भी आपको लाइसेंस देना पड़ता है, और उसके नाम पे बेचने का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंसर हैज मिनिमम इन्वॉल्वमेंट, सबसे बड़ा फायदा होता है कि लाइसेंसर को मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होती है। लाइसेंसर को कोई दिक्कत नहीं आती, आपने सिर्फ एक बार लाइसेंस दे दिया, आपने अगर लाइसेंस दे दिया तो आपको बार बार उसके फंक्शन में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप मैन्युफैक्चर करेगा, अपने आप सेल करेगा, आपकी सिरदर्दी नहीं है। तो ये फायदा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि, लेकिन रिटर्न कम आते हैं थोड़े से इसमें। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आप स्पेसिफाई करते हो कि इसी टेरिटरी में बेचना है, इस पीरियड तक बेचना है। तो लाइसेंसर गिव ऑल्सो परमिशन, परमिशन भी देता है कि आप यहां तक अपना माल बेच सकते हो, ग्लोबल बेचना है कि नहीं बेचना। ठीक है। इट हैज अ ब्रांड कमांड, उनकी जो है ब्रांड कमांड होती है लाइसेंसर के पास, इसलिए हम कई बार लाइसेंस ले लेते हैं। तो लाइसेंस लेने के लिए लेकिन पैसे भी देने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीज होती है। तो लेकिन रिटर्न थोड़ा इसमें कम आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए फिर उसका अगला मेथड आया फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस में दिक्कत यह है कि आप एक बार लाइसेंस ले लिया तो एक टाइम पीरियड होता है, और उस चक्कर में क्या होता है कि आप, और परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सिरदर्दी होती है। तो फ्रेंचाइजिंग इज ऑल्सो अनदर मेथड। फ्रेंचाइजिंग बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग की फॉर्म है ये। इसमें क्या करता है कि जो फ्रेंचाइजर होता है वो पूरा का पूरा कंट्रोल, अपना एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फ्रेंचाइजिंग, वो पूरा कंट्रोल बना लेता है। इसमें लाइसेंसिंग में तो कंट्रोल नहीं देता। मतलब अगर किसी ने लाइसेंस दिया है तो वो लाइसेंस वाला बंदा, जैसे स्टारबक्स जो है नेस्ले को कंट्रोल नहीं करेगा। ये नहीं कि बार बार चेक करेगा कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है कितना नहीं। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में ये होता है, वो पूरा कंट्रोल रखता है फ्रेंचाइजी पे। फ्रेंचाइजर जो है वो अपना मेन प्रोडक्ट का पार्ट सप्लाई करता है उसको, जैसे कि ट्रेडमार्क, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की काम करना कैसे है, प्रोडक्ट बनाना कैसे है, ब्रांड नेम कैसे यूज करना है, वो सब बताता है। चार चीजें, ट्रेडमार्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट, ब्रांड नेम। और उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि एडवर्टाइज कैसे करना है, इंप्लॉय की ट्रेनिंग करवाता है, उनकी क्वालिटी को एश्योरेंस देता है। तो ये फ्रेंचाइजिंग होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप अपने आप देख सकते हो अपनी आंखों से, मैकडोनल्ड्स। आप मैकडोनल्ड में जाओगे, मैकडोनल्ड अपनी लोगों को फ्रेंचाइजी देता है। तो फ्रेंचाइजी में आप सब कुछ सिखाता है कि ट्रेडमार्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखोगे सारी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी में लगभग एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, स्टाफ भी बिल्कुल वैसे ही बात करेगा, और मेन्यू भी वैसे ही होगा, सिस्टम भी वैसे ही होगा। डोमिनोज पिज्जा में भी ये होता है, केएफसी में भी हर जगह यही होता है। तो देखिए फ्रेंचाइजी वर्क कैसे करती है कि फ्रेंचाइजर जो है उनका अपना ब्रांड होता है, वो अपना नाम, सिस्टम वो देता है फ्रेंचाइजी को, और फ्रेंचाइज, और उसके बदले में रॉयल्टी देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। भैया फ्री में थोड़ी होगा, आपको फीस देनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस अपना फ्रेंचाइजी भी क्या करेगा, कस्टमर को बेचेगा, सेल करेगा, प्रॉफिट जमाएगा। इनका काम क्या होता है, सेल करना, प्रॉफिट जमाना, है ना। और कस्टमर के दिमाग में इस ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी, ब्रांड नाम याद ज्यादा होगा कस्टमर को। आप जब भी केएफसी में जाओगे तो केएफसी का नाम बार बार दिमाग में आएगा, केएफसी का ब्रांड, आपकी वैल्यू बढ़ गई, डोमिनोज की वैल्यू बढ़ गई, ये चीज होती है। अगला होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि आप कई बार क्या करते हो, आप कई बार मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देते हो। सामान बेचेगा आप, मैन्युफैक्चर कोई और करेगा। जैसे सपोज करो कि ए कह रहा है कि मैं अपना सामान बेचूंगा, लेकिन मैन्युफैक्चर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बी को कि आप मेरे बदले में मैन्युफैक्चर करना। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट करना दूसरी कंपनी के साथ। तो वही लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर में फायदा देता है, जिसमें आपको इंडियन कंपनी को बहुत फायदा होता है, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, अपना बिजनेस जो है वो किसी और को कोई अपनी सर्विस देना। ठीक है। मतलब कि आपने क्या करा,
एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि दूसरे कंपनीज को ये सहायता देता है, दूसरे कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है। बहुत सारे बीपीओ कंपनीज है जो कि कॉलेज में भी जाती है इंटरव्यू लेने के लिए, जैसे कि जेनपैक्ट बीपीओ कंपनी है ये, है ना। कॉन्सेंट्रिक्स बीपीओ कंपनी है। ब्रिटिश टेलीकॉम बीपीओ कंपनी है। तो ये क्या करती है, कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अब अगर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करेगी, सर्विस और कोई देनी है तो और कोई देगी, ठीक है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब बाहर से सहायता लेना। या केपीओ होता है, नॉलेज प्रोसेस, किसी को नॉलेज देनी है तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज बहुत सारी होती है। तो ये चीज होती है। तो ऑल द डेवलप्ड नेशन आर बिकमिंग एंड यूजर ऑफ आउटसोर्स प्रोडक्ट। बहुत सारे डेवलप नेशन तो है जो आउटसोर्स प्रोडक्ट ही लेते हैं, सर्विस लेते हैं डेवलपिंग नेशन की। तो डेवलपिंग नेशन इन डेवलप्ड नेशन को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे बीपीओ कंपनी जेनपैक, ये इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड नेशन क्या करते हैं, बाहर की कंपनी सर्विस लेते हैं। जैसे फाइनेंस की सर्विस देना, कॉल सेंटर्स जो होते हैं, किसी कस्टमर कॉल करना, तो ये कॉल सेंटर सारे के सारे यही काम करते हैं, है ना। सो मैनी कंपनी आउटसोर्स देयर प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्केटिंग ऑपरेशन। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट का आउटसोर्स करवाती है, बाहर से बनवाती है, मार्केटिंग खुद करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ स्ट्रेटेजी कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एक आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी और को दे देता ताकि वो आइटम प्रोड्यूस करे एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेटेजी है ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करो ताकि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे किसी को भी माल भेज सको। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये यही काम करती है कि जैसे ड्रग्स जो है वो ड्रग्स बनाने का काम वो आउटसोर्स करवाती है बाहर की कंपनी से। जैसे कि सिप्ला यही काम करती है, सिप्ला बाहर के ड्रग्स को आउटसोर्स करवाती है। कैडिला ऑटोमोबाइल कंपनी यही करती है कि बहुत सारे पार्ट्स जो है वो दूसरी कंट्री से आउटसोर्स करवाती है। सो मैनी ऑटोमोबाइल कंपनी यूज पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर कंपनी एंड फोकस ऑन असेंबलिंग। पार्ट्स बाहर से लाती है, असेंबल करने में मदद करती है। फूड प्रोडक्ट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आउटसोर्स करवाते हैं, बाहर से लाते हैं वो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी ये करती है कि जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन है क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का, वो किसी और को देती है। वो कहेगी भाई देखो आपका काम है मिन पेट्रोल निकालो, क्रूड ऑयल निकालो, हम क्या करेंगे क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, ये हमारा काम है। पेट्रोल निकालना आपका काम है। समझ आ गई बात। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही तो करती है। सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ज्यादातर वो बाहर की कंपनी कहते हैं कि भाई आप बनाओ, असेंबल हम करेंगे, ठीक है। तो सिरदर्दी उनकी खत्म होगी, इसे कहते हैं। एंड आज की वीडियो के लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरिंग था। फर्क क्या है कि आप मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हो। इसमें क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, इसमें क्या है कि मार्केटिंग करने का दे रहे हो। और सबसे बढ़िया आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसके पीछे आपने कभी देखा है, बहुत बार देखा भी होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये प्रोडक्ट है उसकी फोटो है पीछे, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन इसका मतलब यही है, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड दो दो अलग अलग चीजें होती है। कई बार क्या होता है कि एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर मार्केटिंग कर रही होती है, तो वहां पर क्या लिखा होता है ये कि मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय संजय कंपोनेंट। कई बार क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय ये कंपनी अलग होगी और मार्केटेड बाय वो कंपनी अलग होगी। तो उस केस में ये कंटेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर मार्केटेड बाय दूसरी कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो वहां पर कंटेंट मार्केटिंग करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। तो यानी कि मार्केटिंग किसी और से करवाना, बनाना खुद, मार्केटिंग किसी और से करवाना, तो इसका उल्टा होगा ये। तो मार्केटिंग किसी और से करवाना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्यू मार्केटिंग, ठीक है। जैसे कि आपका देखते हो कि बहुत सारी ऐड, जैसे कि बहुत सारे हाउएवर जो टेस्को है, के मार्ट, वॉलमार्ट, ये सब यही काम करती है। थर्मैक्स, लॉन एक्सचेंज, सुप्रीम इंडस्ट्री हैव सेलेक्टेड मार्केटिंग फर्म। उन्होंने क्या करा, मार्केटिंग फर्म को सेलेक्ट करा दूसरी कंट्री से, विच हैव गुड बैकग्राउंड विद टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो वो मार्केटिंग किसी और से करवाती है। मेजोरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है ना, वो मार्केटिंग नहीं कर पाती, वो किसी और से मार्केटिंग करवाती है ज्यादातर। एसेंशियली हैव टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो क्या करती है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है वो मार्केटिंग
किसी और करवाती है। जब कई बार आपको होता है कि प्रोडक्ट ऐसा है जो टेक्निकल है, अब टेक्नोलॉजिकल कंपनी टेक्निकल काम तो जानती है, बनाना जानती है, आपको मार्केटिंग की अगर एबीसीडी नहीं पता तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो उसके लिए अलग से मार्केटिंग कंपनी को फाइंड करती है, उसका काम होगा कि मार्केटिंग करना, बेचना, बिकवाने का काम होगा आपका। तो आपका काम है बनाना, आप बनाना में फोकस करो, बेचना किसी और का काम होगा, इसका काम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। पसंद आई है वीडियो तो फैला दीजिए सब लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।